नमस्कार। आज का विषय है अरस्तू का साहित्य चिंतन, व्यक्तित्व परिचय एवं अनुकरण सिद्धांत। कला महज नकल नहीं अपितु सृजनशील कर्म है। अरस्तू के इस कथन को हम आगे समझेंगे। अरस्तू का जन्म मकदूनिया के अस्तगीरा नामक नगर में 384 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हुई। अरस्तू का परिवार वैदिकी करता था। इनके पिता मकदूनिया सम्राट के राजवैद्य थे, लिहाजा इनका लालन पालन अभिजात्य सुसंस्कृत परिवेश में हुआ। पीढ़ी दर पीढ़ी राजवैदिकी की वजह से अरस्तू के परिवार का संपर्क सम्राट के परिवार से था। अरस्तू का बाल्यावस्था से विद्यार्जन की तरफ झुकाव था। पढ़ाई में इनकी दिलचस्पी गहरी थी। बचपन से ही इन्हें कुशाग्र और मेधावी माना जाने लगा था। अरस्तू ने 16 वर्ष की अवस्था में एथेंस जाकर प्लेटो के प्रसिद्ध विद्यापीठ में दाखिला लिया। थोड़े समय के बाद ही अरस्तू प्लेटो के सर्वाधिक प्रिय शिष्य बन गए। अपनी प्रतिभा, परिश्रम और व्यक्तित्व की आभा से अरस्तू ने समूचे विद्यापीठ का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। करीब 20 वर्ष की उम्र तक इन्होंने दर्शन का अध्ययन मनन किया। अरस्तू यूनान की दर्शन परंपरा में अगर देखे जाएंगे तो सुकरात, प्लेटो के बाद इनका नाम आएगा। सुकरात के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तू, यह इनकी जीनियोलॉजी, वैचारिक वंशावली इस तरह इनकी बनेगी। प्लेटो ने अरस्तू की प्रतिभा को पहचाना, इसलिए उनके मन में अरस्तू के प्रति सर्वाधिक स्नेह भाव था। वे कहते थे कि अरस्तू इस विद्यापीठ का मस्तिष्क है और शेष सभी विद्यार्थी शरीर हैं। इस मेटाफर के जरिए अरस्तू की प्रतिभा का साक्ष्य मिलता है। अपने शेष सभी शिष्यों को विद्यापीठ का शरीर कहना और अरस्तू को मस्तिष्क कहकर संबोधित करना अरस्तू के चिंतन, मनन, तर्कशीलता और ज्ञान को प्रमाणित करता है। अरस्तू के मन में अपने गुरु के प्रति अपार आदर और श्रद्धा भाव था। वे प्लेटो की छत्रछाया में अपने ज्ञान अध्ययन को बढ़ा रहे थे। बावजूद इसके अरस्तू ने तर्क के साथ अपने गुरु प्लेटो से असहमतियां जाहिर करने में लेश मात्र भी संकोच नहीं किया। गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान के साथ अरस्तू के मन में असहमतियां बनी रही और वह अभिव्यक्ति भी पाती रहीं। कहते हैं कि गुरु का सच्चा वारिस उसकी सारी बातों पर बगैर सोचे समझे यकीन कर लेने वाले शिष्य नहीं, बल्कि तर्कशीलता और बुद्धि विवेक के साथ उससे बहस करने वाले, असहमतियां प्रकट करने वाले और इन असहमतियों और बहसों के जरिए
उसके ज्ञान का विकास करने वाले शिष्य ही सच्चे वारिस होते हैं। प्लेटो की मृत्यु के पश्चात ईसा पूर्व 348 में अरस्तु ने एथेंस का विद्यापीठ छोड़ दिया। अरस्तु को उनके दोस्त सहपाठी हेरमियास ने अपने राज्य में आमंत्रित किया। अरस्तु ने अपने सहपाठी के आमंत्रण को स्वीकार किया और उसके राज्य चले गए। हेरमियास ने शासन के सिद्धांतों को जानने समझने के लिए अपने प्रतिभावान साथी अरस्तु को बुलाया था, पर शीघ्र ही यह संबंध निजी रिश्तेदारी में बदल गया। हेरमियास ने अपनी दत्तक पुत्री वीथियास का विवाह अरस्तु से कर दिया। इस विवाह में अरस्तु को काफ़ी उपहार मिला, जिसका उपयोग उन्होंने अध्ययन और अनुसंधान के कार्य को विस्तार देने में किया। अरस्तु का जीवन हेरमियास के राज में, उसके संरक्षण में अच्छा बीत रहा था, अध्ययन मनन में के साथ बीत रहा था। पर थोड़े ही दिनों के बाद अरस्तु को फिर विस्थापित होना पड़ा। हेरमियास के राज पर ईरान ने आक्रमण किया और उस युद्ध में हेरमियास मारा गया। नतीजतन अरस्तु स्थान बदलने के लिए विवश हुए। उसके बाद अरस्तु को मकदूनिया के राजपुत्र सिकंदर के अध्यापन का दायित्व मिला। अरस्तु ने सिकंदर का गुरु बनना स्वीकार किया। करीब 8 वर्षों तक वे वहाँ रहे। उसके पश्चात वे एथेंस लौट गए। एथेंस वापस आकर अरस्तु ने अपने विद्यापीठ की स्थापना की। इस विद्यापीठ में ज्ञान की सभी शाखाओं का अध्ययन किया जाता था। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले अरस्तु ने अपनी वसीयत लिखी। अरस्तु की इस वसीयत को मानव सभ्यता के इतिहास में क्लासिक का दर्जा हासिल है। अरस्तु के वसीयतनामे को दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र कहा जाता है। अपने मृत्यु से कुछ साल पूर्व अरस्तु ने वसीयत लिखकर अपने सभी दासों को मुक्त कर दिया। अरस्तु की विद्वता ज्ञान के अनेक क्षेत्रों में थी। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने लगभग 400 ग्रंथों की रचना की थी। इनमें से ज़्यादातर अप्राप्य हैं। कला और काव्य से संबंधित इनके 2 ग्रंथ उपलब्ध हैं, तेखनेस रितोरिकेस और पेरीपोइटिकेस। पहला ग्रंथ तेखनेस रितोरिकेस और दूसरा पेरीपोइटिकेस। तेखनेस रितोरिकेस भाषण कला पर, भाषा पर केंद्रित है और पेरीपोइटिकेस काव्यशास्त्र पर। हम लोग अरस्तु के इसी ग्रंथ पेरीपोइटिकेस, जो काव्यशास्त्र पर केंद्रित है, उसके जरिए उनके साहित्य चिंतन को समझेंगे। पेरीपोइटिकेस 26 अध्यायों में विभक्त है और छोटे बड़े ये अध्याय हैं। लगभग 50 पृष्ठों की, 50 पन्नों की यह छोटी सी रचना है। आप उसे पुस्तिका समझ सकते हैं, पर काव्यशास्त्र के इतिहास में इसकी अहमियत इसके छोटे आकार के बावजूद कायम है। इससे इसकी महत्ता का पता चलता है। अपनी इस 50 पन्नों की पुस्तक में अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के काव्य संबंधी मान्यताओं, सिद्धांतों को प्रश्नांकित किया है। प्लेटो ने काव्य को
कमतर माना था, अरस्तू ने इस धारणा से बहस की है। जिस शैली में अरस्तू ने अपनी बात दर्ज की है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनका लक्ष्य अपने गुरु की मान्यताओं या धारणाओं पर सवाल खड़ा करना नहीं, बल्कि काव्य के पक्ष में उनकी भीतर, उनके मन मस्तिष्क में जो चिंता है वह जाहिर हुई है। अरस्तू ने काव्य की रचना, काव्य की संरचना और काव्य के प्रभाव, इन तीनों आयामों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है। अरस्तू के काव्य संबंधी, साहित्य संबंधी सिद्धांतों और ख़ास तौर से अनुकरण संबंधी उनकी मान्यताओं को समझने के लिए हमेशा पूर्व पक्ष के तौर पर प्लेटो के अनुकरण संबंधी सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा। अरस्तू की मान्यता विकसित ही नहीं होती अगर उससे पूर्व प्लेटो के विचार नहीं आए होते। यह बात अरस्तू की अनुकरण संबंधी धारणाओं को लेकर पूरी स्पष्टता से कही समझी जा सकती है। अरस्तू ने अन्य कलाओं की तरह काव्य को भी अनुकरण धर्मी कला माना है और चित्रकार या अन्य कलाकार की तरह कवि को अनुकरता। ऐसा नहीं है कि अरस्तू से पूर्व इन मुद्दों पर, इन विचारों पर चर्चा नहीं हुई थी। अरस्तू से पूर्व अनुकरण का प्रयोग यूनानी ज्ञान परंपरा में होता था। यूनानी शब्द मिमेसिस के अंग्रेजी रूपांतर इमिटेशन के पर्याय के रूप में अनुकरण शब्द का प्रयोग हम करते हैं। यह कहना बेहतर होगा कि अरस्तू ने परंपरा से प्राप्त, यूनानी ज्ञान परंपरा से प्राप्त इस शब्द मिमेसिस यानी अनुकरण में नया अर्थ भर दिया। इस शब्द का अरस्तू ने उन्हीं अर्थों में प्रयोग नहीं किया जिस अर्थ में अरस्तू से पूर्व के दार्शनिक कर रहे थे। अरस्तू के साहित्य चिंतन को स्थापित करने वाला यह सिद्धांत ठीक से समझ लेना जरूरी है। अरस्तू के अनुसार अनुकार्य 3 प्रकारों में से कोई एक हो सकता है। पहला यानी प्रतीयमान, वस्तुएं जैसी हैं या दिखाई देती हैं। दूसरा यानी संभाव्य, वस्तुएं जैसी कही या समझी जाती हैं, जैसी हैं नहीं मगर हो सकती हैं। और तीसरा आदर्श, वस्तुओं को जैसा होना चाहिए। अरस्तू की इन मान्यताओं का विकास हुआ जहां उन्होंने काव्य को इतिहास से श्रेष्ठ और भव्य माना। अरस्तू ने कहा, काव्य का सत्य इतिहास के तथ्य से ऊंचा होता है। अरस्तू के मुताबिक इतिहास घटित घटनाओं का नकल होता है, जबकि काव्य घटित के साथ क्या होना चाहिए उनका चित्रण भी करता है। अरस्तू यह भी कहते हैं कि इतिहास महज बाहरी तथ्यों को देखता है, जबकि काव्य सत्य उसके अलावा, बाह्य तथ्यों के अलावा अंतर्मन और मनोभावों को भी
चित्रित करता है। अरस्तु मानते थे कि अनुकरण प्रकृति के बाह्य रूपों का नहीं बल्कि उसकी सर्जन प्रक्रिया का होता है। वह बाह्य संसार से सामग्री का चयन करता है और उसे अपने तरीके से छांट कर और तराश कर इस प्रकार पुनः संपादित करता है, इस तरीके से पुनः संयोजित करता है कि वह सृजनात्मक अनुभूति को जन्म देती है। इसके लिए विशिष्ट काल्पनिकता और सृजनात्मक प्रतिभा की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में कवि प्रकृति की अपूर्णता को पूर्णता प्रदान करता है। लिहाजा यह महज नकल नहीं अपितु सृजनशील कर्म है। अरस्तु के द्वारा कही इस बात में अरस्तु के गुरु प्लेटो की अनुकरण संबंधी मान्यता का जवाब है, प्रत्याख्यान है। अरस्तु ने इस तरीके से न सिर्फ अनुकरण को एक रचनात्मक, सृजनात्मक कर्म साबित किया, बल्कि इसके आधार पर काव्य और कला को हासिल निम्नतर दर्जे से भी ऊपर उठाया, उसको भी महत्ता प्रदान की। अरस्तु की इस धारणा के बाद कलाकार या कवि महज अनुकर्ता, नकलची, नकलनवीस नहीं रह गए। कलाकार को, कवि को अरस्तु ने ऊंचे दर्जे पर स्थापित किया। अरस्तु मानते थे कि अनुकरण प्रकृति के बाह्य रूपों का नहीं बल्कि उसकी सर्जन प्रक्रिया का अनुकरण है। अरस्तु इस तरह से बाह्य रूप के स्थान पर सर्जन प्रक्रिया यानी रचनात्मक प्रक्रिया को स्थापित किया। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के बाद प्लेटो के द्वारा जो कही गई स्थापना थी, जिसमें कला या काव्य सत्य से थ्राइस रिमूव्ड होते थे, वह धारणा समाप्त हुई। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की बाद के दिनों में नौ क्लासिकी, रोमांटिक और रूपवादी संरचनावादी व्याख्याएं की गईं। हालांकि इनमें से कुछ व्याख्याओं में उन अर्थों को भी लिया गया जो अरस्तु के सिद्धांत का अतिक्रमण करता है। बावजूद इसके तमाम व्याख्याकारों ने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या करने वाले सभी विद्वानों ने, चाहे वे किसी भी धारा से आते हों, उन सब ने निर्विवाद रूप से यह स्वीकार किया कि अरस्तु ने यह शब्द परंपरा से लिया है, परंतु उसका प्रयोग नकल के अर्थ में नहीं किया है। कहने का मतलब यह कि मिमेसिस या अनुकरण शब्द के साथ जो नकल का अर्थ भर गया था, अरस्तु ने उस शब्द से इसे बाहर किया। अरस्तु की धारणाओं, उनके अनुकरण संबंधी मान्यताओं को
एल्डर ओल्सन ने बिल्कुल ठीक ढंग से संक्षेप में समझाया है। एल्डर ओल्सन कहते हैं कि अनुकरण और उससे उत्पन्न अभिव्यक्ति में किसी प्रकार की अस्पष्टता नहीं है, यानी अरस्तु की धारणा बिल्कुल सुविचारित, सुस्पष्ट है। वे दूसरी बात कहते हैं कि अनुकरण का अर्थ है समान व्यवहार, समान निर्माण। नाटकीय पद्धति समाख्यान पद्धति से इसलिए अधिक अनुकरणात्मक होती है क्योंकि उसमें समानता की संभावना अधिक होती है। वे तीसरी बात कहते हैं अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या करते हुए, उसे समझाते हुए, कि विशेष का अनुकरण नकल होती है, किंतु त्रासदी और कामदी इसलिए नकल नहीं होती क्योंकि उसमें सार्वभौम का अनुकरण होता है, विशेष का नहीं। वे चौथी बात कहते हैं काव्यात्मक अनुकरण सार्वभौम का होता है, अतः उसमें समानता के अंतर्गत आवश्यकता और संभाव्यता निहित रहती है। विशेष और सार्वभौम के फर्क को ध्यान में रखने से यह बात स्पष्ट होती है। वे अगली बात व्याख्या के क्रम में कहते हैं कि समानता की पहचान में अंतर्भूत आनंद को हम उपमा और रूपक से होने वाले आनंद के आधार पर व्याख्यायित कर सकते हैं। आखिर में वे बताते हैं कि जिस प्रकार हर अनुकरण कला नहीं है, उसी प्रकार हर कला अनुकरण नहीं है। संक्षेप में निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि अरस्तु ने यूनान की ज्ञान परंपरा से प्राप्त मिमेसिस, इमिटेशन यानी अनुकरण शब्द को लिया, पर अपनी तर्क बुद्धि के साथ उसको बिल्कुल भिन्न धरातल पर स्थापित किया, उसमें नया अर्थ भर दिया। परिणाम स्वरूप अनुकरण नकल का पर्याय नहीं रहा। इसका असर दूरगामी हुआ। इसका असर काव्य और कला के अन्य सभी अनुशासनों के साथ साथ कलाकार या कवि के बारे में जो मान्यता थी उसका प्रतिवाद की। अरस्तु ने कवि और कलाकार के दर्जे को ऊंचा उठाया और प्लेटो के समय से जो इन पर सवाल आ रहे थे उसे खारिज किया। शुक्रिया।